अस्सलाम वालेकुम। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मार्केट में बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसा कि इसके स्टैंड अलोन आईसीज रेडीली मिल जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स में ये मौजूद होता है और बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स में भी ये मौजूद होता है। उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स में भी ये एम्बेडेड होता है। लेकिन बाज़ औक़ात एक सस्ते और एक रिलायबल सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में एक सॉल्यूशन सामने आता है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। इस सॉल्यूशन की दो टाइप्स हैं, एक सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एक जिसको कहा जाता है डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इन दोनों का कंपैरिजन इस सेशन में किया जाएगा और इन द एंड ये कंक्लूड किया जाएगा कि इन दोनों कन्वर्टर्स में से कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है, और साथ में इसकी कुछ एग्जांपल्स भी होंगी और कुछ डिस्क्रिप्शन भी होगी। तो स्लाइड शो की तरफ चलते हैं और इसकी मैथमेटिक्स और बाकी डिस्क्रिप्शन को कुछ डिटेल में देखते हैं। सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक बड़ी वेल नोन कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करता है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटर। जो ही सर्किट की पावर ऑन होती है, इंटीग्रेटर एक रैंप सिग्नल जनरेट करता है और इस सूरत हाल में पी रेफरेंस इंटीग्रेटर की इनपुट पे प्रोवाइड किया जाता है। एक कंपैरेटर लगा होता है इंटीग्रेटर की आउटपुट के साथ, जो कि इंटीग्रेटर की आउटपुट को इनपुट एनालॉग वोल्टेज जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डिजिटल में, उसके साथ कंपेयर कर रहा होता है। और उसके बाद एक n बिट काउंटर लगा हुआ होता है, जो कि क्लॉक पल्सेस को काउंट कर रहा होता है। ये क्लॉक पल्सेस आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस n बिट काउंटर को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनका टाइम पीरियड आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है। आने वाली स्लाइड्स में क्लॉक पल्सेस की कैलकुलेशन वाज़ेह तौर पर आपको मिल जाएगी, जिससे आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये किस हिसाब से रखना होता है। जो ही इंटीग्रेटर की आउटपुट Vin के बराबर होती है, तो कंपैरेटर की आउटपुट लॉजिक 1 से बदलकर 0 हो जाती है, जिसके जवाब में काउंटर को क्लॉक पल्सेस मिलना बंद हो जाती है। उसके बाद जो क्लॉक पल्सेस का नंबर रिकॉर्ड हुआ होता है, उस नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस को क्लॉक पल्सेस के टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारे पास टोटल कन्वर्जन टाइम आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम स्लोप के साथ अगर इनपुट एनालॉग वोल्टेज ज्यादा होगी, तो उस हिसाब से उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का टाइम भी ज्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि जितनी ये वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही इंटीग्रेटर ज्यादा टाइम लगाएगा इस वैल्यू को आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए। तो यहां से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि इनपुट एनालॉग वोल्टेज जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डिजिटल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस टाइम के जो कि इंटीग्रेटर की आउटपुट को लगेगा इस वोल्टेज के बराबर होने में। तो इसकी वर्किंग कुछ यूं होती है, इंटीग्रेटर लगा हुआ है, इंटीग्रेटर की इनपुट के ऊपर रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है और रेफरेंस वोल्टेज जो कि पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ होता है, उसको नेगेटिव पोलैरिटी में कन्वर्ट किया जाता है। उसको करने के लिए आप एक इन्वर्टिंग ऑप एम्प
सर्किट लगा सकते हैं जिसका गेन 1 होगा। तो जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इसकी आउटपुट पे एक कंपैरेटर लगा होता है। तो यहां देखा जाए तो ये कंपैरेटर उल्टा लगा हुआ है। तो कुछ यूं है कि जिस वोल्टेज को आप कंपेयर करते हैं वो वोल्टेज यहां पर कांस्टेंट है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दी गई है, और ये वो वोल्टेज है जिसे आप डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि इनपुट एनालॉग वोल्टेज Vin। और इंटीग्रेटेड की आउटपुट Vint V इंटीग्रेटेड प्रोवाइड की जा रही है इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ही यह वैल्यू Vin के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी तो आउटपुट पर लॉजिक 0 हो जाएगी, और अदरवाइज जब तक ये Vin से छोटी होगी आउटपुट पर लॉजिक 1 रहेगी, क्योंकि देखा जाए तो Vin उस टाइम के दौरान Vint से बड़ा होगा। इसके आगे एक एंड गेट लगा हुआ होगा। एंड गेट की एक इनपुट इस कंपैरेटर की आउटपुट होगी और दूसरी इनपुट के ऊपर क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड की होंगी जो कि स्क्वायर पल्स ट्रेन की फॉर्म में होंगी, और साथ में इस एंड गेट की आउटपुट के ऊपर काउंटर लगा हुआ होगा। काउंटर की क्लॉक की इनपुट के ऊपर एंड गेट की आउटपुट लगा दी जाएगी। काउंटर की एक रीसेट पोर्ट भी है जिसको हम हर साइकिल के बाद रीसेट करेंगे, यानी कि हर कन्वर्जन के बाद रीसेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वैल्यू काउंट हो चुकी होगी और अगला वोल्टेज आ चुका होगा जिसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस टाइम पर यहां पर एक रीसेट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। तो बाइनरी आउटपुट इस काउंटर की ऑल 0 हो जाएगी, यानी 0 0 0 0 हो जाएगी। तो साथ में एक टाइमर कंट्रोलर लगाया हुआ है जो कि इस रीसेट सिग्नल को जनरेट करेगा, लेकिन साथ में एक ऐसे स्विच को भी ऑपरेट करेगा जो स्विच इंटीग्रेटर के कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। इस स्विच का काम वही होगा जो काम काउंटर की रीसेट पोर्ट का है। जब इस स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, लिहाजा इंटीग्रेटर की आउटपुट 0 वोल्ट्स पे आ जाएगी और रीसेट का सिग्नल और इस लॉजिकल स्विच को क्लोज करने का सिग्नल एक ही टाइम पर जनरेट किया जाएगा। तो ये सर्किट रीसेट हो जाएगा, सब वैल्यू 0 0 पर आ जाएंगी और एक नई वैल्यू, एक नई इनपुट एनालॉग वोल्टेज की कन्वर्जन शुरू हो जाएगी। तो यूं ही पावर ऑन होगी, लॉजिक 1 अपीयर होगी और साथ में ये वोल्टेज Vn को अप्रोच करेगी। यूं ही ये Vn को अप्रोच करेगी, लॉजिक लेवल 0 हो जाएगी, साथ में लॉजिकल स्विच भी क्लोज हो जाएगा और रीसेट सिग्नल भी जनरेट हो जाएगा। और अगले साइकिल में दोबारा से ये वैल्यू Vn को अप्रोच करने की कोशिश करेगी और जब अप्रोच कर चुकी होगी लॉजिक लेवल 0 हो जाएगा, लॉजिकल स्विच क्लोज हो जाएगा और रीसेट का सिग्नल जनरेट हो जाएगा और बाइनरी आउटपुट 0 0 हो जाएगी और इसी तरह से ये प्रोसेस सो ऑन सो फोर्थ चलता जाएगा। इसकी मैथमेटिक्स कुछ यूं है कि इंटीग्रेटर का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं और उसमें इंटीग्रेटर की आउटपुट Vint बराबर -1 डिवाइडेड बाय RC और इंटेग्रल है नेगेटिव V रेफरेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि
वी रेफरेंस सारे प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, इसलिए वी रेफरेंस इस इंटीग्रेटर से बाहर आ जाता है और नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाता है और dt का इंटीग्रल t बन जाता है। और अगर इनिशियल टाइम 0 लिया जाए और फाइनल टाइम कैपिटल T लिया जाए तो ये कैपिटल T बन जाता है, यानी कि t माइनस 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम में ये v in के बराबर होती है, यानी कि v in बराबर हो जाती है v रेफरेंस डिवाइडेड बाय RC मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T। तो यहां से बहुत अच्छी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि RC और v रेफरेंस अगर कांस्टेंट हैं तो इनपुट एनालॉग वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंड करेगी उस टाइम पे जो इस इनपुट एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करते हुए लगेगा, यानी कि ये वही टाइम है जो कि इंटीग्रेटर की आउटपुट को v in के बराबर होने में लग जाएगा। तो v in डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। तो इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, जिसमें सबसे पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे कि RC की वैल्यू किस तरह से एडजस्ट की जाए। तो RC की वैल्यू हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जब मिनिमम इनपुट डिटेक्टेबल वोल्टेज यानी कि 0 वोल्ट्स अपीयर हो तो उस टाइम पर काउंटर की आउटपुट मिनिमम हो, यानी कि ऑल जीरोज हो, 0 0 0 0 0। और इसी तरह से अगर मैक्सिमम डिटेक्टेबल इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड की जाए इस सिस्टम को तो इस काउंटर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, यानी कि ऑल वंस 1 1 1 1 1। ये उस सूरत में है जब 5 बिट का काउंटर होगा। तो फर्स्ट ये कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि 5 वोल्ट्स के करीब करीब की मैक्सिमम डिटेक्टेबल वोल्टेज हम इस सिस्टम में एक्वायर कर सके, और हमारे पास 5 बिट का काउंटर है और उसको 5 वोल्ट का V रेफरेंस प्रोवाइड किया गया है। इस हिसाब से अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के डेल्टा V का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए और उसमें V रेफरेंस 5 वोल्ट और स्मॉल n 5 रख दिया जाए तो डेल्टा V 0.156 बनता है। और इस हिसाब से जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का अल्टरनेटिव फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया जाए और उसके अंदर V रेफरेंस 5 वोल्ट्स और स्मॉल n 5 रखा जाए और उसके अलावा कैपिटल N को अगर 31 रखा जाए जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू बनती है तो V in की वैल्यू 4.84375 वोल्ट्स बनती है, यानी कि इस सिस्टम के हिसाब से जो मैक्सिमम डिटेक्टेबल वोल्टेज होगा वो 4.84375 वोल्ट्स होगा। तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमें 4.843 जो कि मैक्सिमम डिटेक्टेबल इनपुट वोल्टेज है उसे कन्वर्ट करने के लिए 1 सेकंड चाहिए। ये रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ सिस्टम्स के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है, तो यूजर्स के ऊपर और डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस वैल्यू को कितना रखना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज इस V in के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स पे डिराइव किया। इसमें V रेफरेंस अगर 5 वोल्ट्स रख दिया जाए और मैक्सिमम डिटेक्टेबल इनपुट वोल्टेज 4.84 रख दिया जाए और उसके अलावा
को 1 सेकंड रख दिया जाए तो RC की वैल्यू 1.03 बनती है, और अगर R को 103 किलो ओम्स लिया जाए तो इस सूरत हाल में C 10 माइक्रोफैरड बनेगा। R और C की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये आपके पास अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये सारी की सारी बात डेवलपर पे डिपेंड करती है कि वो R और C की वैल्यू कितनी लेते हैं। लेकिन जो इस बात का मकसद है वो ये है कि R और C का प्रोडक्ट 103 से बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 1.03 होना चाहिए। अब अगर हम 2 वोल्ट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं डिजिटल में, तो ये डिराइव हुआ फॉर्मूला Vin का इस्तेमाल करते हैं और इसमें V रेफरेंस की वैल्यू और बाकी वैल्यूज जो कि हमें नोन है वो लगाकर सब्स्टिट्यूट करके T की वैल्यू निकालते हैं। तो RC की वैल्यू जो हमने 1.03 निकाली वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगी, V रेफरेंस की वैल्यू 5 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगी और Vin की वैल्यू 2 वोल्ट्स। तो जवाब में हमें T 412 मिलीसेकंड्स मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 वोल्ट्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए 412 मिलीसेकंड्स दरकार हैं। तो जो डिजिटल वैल्यू काउंटर की आउटपुट पे डिस्प्ले होगी 2 वोल्ट्स इनपुट वोल्टेज के नतीजे में, वो वैल्यू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए निकाली जा सकती है। ये वही वैल्यू है जो इस फॉर्मूले में कैपिटल N को करस्पॉन्ड कर रही है। तो यहां से VR 5 वोल्ट्स, स्मॉल n 5 और Vin 2 वोल्ट्स सब्स्टिट्यूट करके हम कैपिटल N की वैल्यू 12.8 निकाल सकते हैं। 12.8 को 12 पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि 13 की बाइनरी काउंटर की आउटपुट पे लेने के लिए यह जरूरी है कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज 2.03 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, जबकि हमारे केस में इनपुट एनालॉग वोल्टेज 2.03 से कम है, यानी कि 2 है। तो जब ऐसा होगा तो 13 से जो पिछला बाइनरी नंबर है यानी कि 12, उसकी बाइनरी काउंटर की आउटपुट पर डिस्प्ले होगी जो कि 01100 है। इस बात को कुछ यूं वेरीफाई किया जा सकता है कि क्लॉक पल्सेस के टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया जाए और जितना टाइम हमें 2 वोल्ट्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए लगा है उस टाइम को इस टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया जाए। तो सबसे पहले टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम पीरियड कुछ यूं कैलकुलेट किया जा सकता है कि मैक्सिमम डिटेक्टेबल इनपुट वोल्टेज का जो कन्वर्जन टाइम है जो हमने 1 सेकेंड लिया था उसको डिवाइड कर दिया जाए मैक्सिमम काउंट से। तो टाइम पीरियड कुछ यूं कैलकुलेट किया जा सकता है कि कन्वर्जन टाइम जो है जो कि मैक्सिमम डिटेक्टेबल इनपुट वोल्टेज को लगेगा यानी कि 1 सेकेंड जो हमने पहले से तय कर लिया है, उसको डिवाइड कर दिया जाए काउंटर के मैक्सिमम काउंट से। तो काउंटर यहां पर 5 बिट्स का है तो लिहाजा वो मैक्सिमम 2 to the power 5 minus 1 नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स को काउंट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 - 1 यानी कि 31 क्लॉक साइकिल्स
को काउंट यहां पर किया जा सकता है। तो मैक्सिमम काउंट 31 होगा और मिनिमम काउंट 0 होगा। तो यहां पर काउंटिंग 0 से लेकर 31 के दरमियान होगी। तो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स 32 होंगे। तो यहां पर 1 सेकेंड और कैपिटल N की जगह पर 31 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा, जो कि 0.03225 सेकेंड्स बनता है। तो अब नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल चीज है जो कि हमें आउटपुट के ऊपर चाहिए, वो कितनी बनती है। तो जितने क्लॉक साइकिल्स 2 वोल्ट को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होंगे, वो बराबर होंगे 2 वोल्ट को जितना टाइम चाहिए होगा डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो ये टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि 412 मिली सेकेंड्स। तो 412 मिली सेकेंड्स को क्लॉक पल्सेस के टाइम पीरियड से डिवाइड करें तो टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस मिल जाएगा जो कि काउंटर ने काउंट किया होगा, यानी कि 12.8। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली वही फिगर है जो कि हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के फॉर्मूले से मिली थी। इसको 12 के ऊपर राउंड ऑफ कर दें तो 01100 बनता है। तो अगर फॉर्मूला की तरफ देखा जाए तो यहां से Vn तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही कैपिटल T के, लेकिन साथ में Vn RC के भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर RC का प्रोडक्ट कम होता है या ज्यादा होता है तो उस हिसाब से Vin में भी कमी या ज्यादती देखी जा सकती है। तो हमारी कोशिश इस सारे सिस्टम में ये होनी चाहिए कि V रेफरेंस डिवाइडेड बाय RC की जो रेशो है इसको थ्रू आउट कांस्टेंट रखा जाए। अगर हम इसको कांस्टेंट रखेंगे तो उसी सूरत हाल में Vn T के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और सिर्फ T के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि अगर इसको अदर वे अराउंड करके देखा जाए तो T की वैल्यूज यानी कैपिटल T जो कि टाइम है उस इनपुट एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करने का, इस टाइम की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अगर Vin के ऊपर डिपेंड कर रही हो तो उस सूरत हाल में V रेफरेंस ओवर RC की रेशो को हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। R की वैल्यूज टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती हैं। तो अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो उससे RC का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। RC का प्रोडक्ट बढ़ने से जितना टाइम लगना चाहिए इनपुट एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट होने के लिए, वो टाइम भी बढ़ जाएगा। लिहाजा इंटीग्रेटर की आउटपुट और काउंटर की आउटपुट की लीनियरिटी खराब हो जाएगी। अब रिजल्ट एग्जैक्टली इनपुट वोल्टेज के एतबार से चेंज नहीं होगा, बल्कि रेजिस्टेंस में चेंजेस के एतबार से भी चेंज हो रहा होगा। इस सारे मसले का हल कुछ यूं निकल सकता है कि हम डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इस्तेमाल करें। कि डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर किस तरह से काम करता है? सिंपली उसी तरह का मिलता जुलता प्रिंसिपल है, इंटीग्रेशन जिस तरह से हमने सिंगल स्लोप एडीसी में इस्तेमाल की। इसके अंदर 2 स्लोप्स हैं। एक स्लोप जो है उसके दौरान इंटीग्रेटर का कैपेसिटर चार्ज होता है और दूसरी स्लोप के दौरान इंटीग्रेटर का कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है।
तो ये काम करने से RC के ऊपर कन्वर्जन टाइम की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो अब जो इनपुट एनालॉग वोल्टेज है वो डिपेंड कर रही होगी टाइम ऑफ डिस्चार्ज के ऊपर। तो जितना डिस्चार्ज टाइम होगा उतनी ही एनालॉग इनपुट वोल्टेज होगी, यानी कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू डिस्चार्ज, या अगर अदर वे अराउंड लिया जाए तो टाइम टू डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनपुट एनालॉग वोल्टेज के। यानी कि अब जिस वोल्टेज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से इंटीग्रेटर के कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो अब अगर RC वैल्यूज टेम्परेचर के हिसाब से बदलती हैं तो काउंटर की बाइनरी आउटपुट नहीं बदलेगी, सेम रहेगी। तो जो ही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की पावर ऑन होगी, इंटीग्रेटर की इनपुट Vin के ऊपर स्विच कर जाएगी, जो कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज है जिसे आप डिजिटल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। चूंकि ये एनालॉग इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ है तो यहां पर एक नेगेटिव या डिक्रीजिंग रैंप सिग्नल जनरेट होगा जो कि ग्राफ में नीचे की तरफ जाएगा नेगेटिव वोल्टेज में, और इस रैंप सिग्नल को हम नीचे की डायरेक्शन में बढ़ने देंगे एक फिक्स टाइम t1 के लिए। ये टाइम किस तरह से सेट करना है ये आने वाली स्लाइड्स में हम कैलकुलेट करेंगे। इस टाइम के दौरान इंटीग्रेटर का कैपेसिटर चार्ज होगा। तो साथ ही कंपैरेटर इस इंटीग्रेटर की आउटपुट को 0 वोल्ट्स या ग्राउंड के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाएगा। एक n बिट काउंटर लगा होगा जैसा कि सिंगल स्लोप ADC में था। n बिट काउंटर क्लॉक साइकिल्स को काउंट करेगा, लेकिन इस दफा हम इस काउंटर को इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक काउंट करने की इजाजत देंगे, यानी कि इस काउंटर को उस वक्त तक हम चलाते रहेंगे, यानी कि ये काउंटर उस वक्त तक काउंट करता रहेगा जब तक काउंटर की आउटपुट मैक्सिमम नहीं हो जाती, यानी कि ऑल वंस अपीयर नहीं हो जाते। और यही वो टाइम होगा जो कि करस्पॉन्ड करेगा t1 को। तो जब t1 टाइम गुजर चुका होगा और कंपैरेटर स्टिल कंपेयर कर रहा होगा कंपैरेटर की आउटपुट को 0 वोल्ट्स के साथ, इंटीग्रेटर की इनपुट को V रेफरेंस के ऊपर स्विच कर दिया जाएगा। और यही नहीं, V रेफरेंस की पोलैरिटी को बदल के इंटीग्रेटर की आउटपुट पर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि V रेफरेंस की पोलैरिटी Vin की पोलैरिटी के ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर Vin पॉजिटिव है तो यहां पर V रेफरेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप उसी तरह से एक ऑप एम्प का इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका गेन 1 होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक इंक्रीजिंग रैंप वोल्टेज अब आपको मिलेगा, यानी कि पहले अगर कर्व नीचे की तरफ जा रहा था अब ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी कि 0 की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो जो ही इंटीग्रेटर की इनपुट V रेफरेंस को स्विच कर जाएगी उसी टाइम पर काउंटर ओवरफ्लो कर जाएगा, यानी कि काउंटर की आउटपुट पे ऑल वंस अपीयर होके ऑल जीरोस पे स्विच कर जाएंगे और काउंटिंग दोबारा से ऑल जीरोस से ऑनवर्ड्स रीस्टार्ट होगी। और टाइम t2 गुजरने के बाद
इंटीग्रेटर की आउटपुट जब 0 वोल्ट्स हो जाएगी, उस सूरत में कंपैरेटर की आउटपुट लॉजिक बदल जाएगी, यानी कि 1 से 0 हो जाएगी, जिसके नतीजे में काउंटर को क्लॉक पल्सेस मिलना बंद हो जाएगी और क्लॉक पल्सेस ना मिलने के नतीजे में काउंटर काउंटिंग बंद कर देगा। तो ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस जो रिकॉर्ड किया जाएगा टाइम t1 के बाद से टाइम t2 तक, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए क्लॉक पल्सेस के टाइम पीरियड से, तो कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम हमें मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट एनालॉग वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है तो इंटीग्रेटर आउटपुट को ज्यादा वक्त लगेगा 0 वोल्ट्स तक पहुंचते पहुंचते। जिसका ये मतलब हुआ कि अब कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम ज्यादा हो गया और जिसकी वजह से जो आउटपुट पे काउंट डिस्प्ले किया जाएगा वो भी ज्यादा होगा। तो यहां से ये बात समझी जा सकती है कि T2 और इनपुट एनालॉग वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट एनालॉग वोल्टेज। तो अब जो बाइनरी या डिजिटल n बिट आउटपुट होगी वो इस इनपुट एनालॉग वोल्टेज Vin की डिजिटल कन्वर्जन मानी जाएगी। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो कि डुअल स्लोप से इंप्लीमेंट किया जाता है, उसकी वर्किंग कुछ यूं है कि एक इंटीग्रेटर लगा हुआ है। इंटीग्रेटर की इनपुट स्विचेबल है टू Vin और नेगेटिव V रेफरेंस। यहां पर एक लॉजिकल स्विच लगा हुआ है, जिस लॉजिकल स्विच को एक टाइमर कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। इनिशियली इस स्विच को Vin के ऊपर क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद इस इंटीग्रेटर की आउटपुट कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे दी जाएगी और कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर 0 वोल्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इस कंपैरेटर की आउटपुट एक एंड गेट को दे दी जाएगी। उसी एंड गेट की दूसरी इनपुट के ऊपर क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड की जाएंगी। ये वो क्लॉक पल्सेस हैं जो कि कंपैरेटर की आउटपुट लॉजिक 1 होने की सूरत में एज दे आर एंड गेट की आउटपुट के ऊपर अपीयर होंगी और काउंटर को उसकी क्लॉक पोर्ट के जरिए प्रोवाइड की जाएंगी। और काउंटर का इसी तरह से एक रीसेट बटन होगा, एक रीसेट पोर्ट होगी और उसी तरह से इसकी एक डिजिटल आउटपुट होगी जो कि पैरेलल फॉर्म में होगी। इसकी जो रीसेट पोर्ट है इसको टाइमर कंट्रोलर कंट्रोल करेगा और ये वही टाइमर कंट्रोलर है जो कि इस इंटीग्रेटर के इनपुट लॉजिकल स्विच को भी कंट्रोल कर रहा है और साथ में इस इंटीग्रेटर के रीसेट स्विच को भी कंट्रोल कर रहा है। तो जिस तरह से हमने सिंगल स्लोप एडीसी में पढ़ा, ये स्विच जब क्लोज किया जाएगा उस सूरत हाल में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और इंटीग्रेटर की आउटपुट 0 हो जाएगी और लिहाजा ये सारे का सारा सर्किट रीसेट हो जाएगा। तो ये दोनों रीसेट सिग्नल्स, एक जो कि इस लॉजिकल स्विच को क्लोज करेगा और एक जो कि इस काउंटर को रीसेट करेगा, ये एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये उस सूरत में प्रोवाइड किए जाएंगे जब एक कन्वर्जन पूरी हो चुकी होगी और अगली कन्वर्जन होने वाली होगी। तो जो ही ये सर्किट स्विच ऑन होगा तो आप देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप जनरेट होगा टाइम t1 तक और फिर एक पॉजिटिव स्लोप जनरेट होगा टाइम t2 तक और यूं लॉजिक लेवल 0 हो जाएगा और काउंटर काउंटिंग करना बंद कर देगा। तो जब इंटीग्रेटर का स्विच इनपुट एनालॉग वोल्टेज की तरफ होगा, उस सूरत हाल में टाइम t1 के बाद
इंटीग्रेटर की आउटपुट के ऊपर V int के बराबर वोल्टेज अचीव हो चुका होगा, जो कि इंटीग्रेटर के फॉर्मूले के मुताबिक कुछ यूं बनेगा, यानी कि आउटपुट की जगह पर V int और इनपुट की जगह पर इनपुट एनालॉग वोल्टेज। इसको सॉल्व किया जाए नेगेटिव वी इन बाय आर सी इंटू कैपिटल T1। कैपिटल T1 dt का इंटीग्रल बनता है, क्योंकि वी इन एक कांस्टेंट वोल्टेज होगा इस सूरत हाल में, जो कि इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद T1 गुजरते ही इंटीग्रेटर की इनपुट को नेगेटिव V रेफरेंस की तरफ स्विच कर दिया जाएगा और टाइम T2 के बाद इस इंटीग्रेटर की आउटपुट 0 वोल्ट्स को अचीव कर लेगी। जो ही ये 0 वोल्ट्स के बराबर होगी, कंपैरेटर की आउटपुट पे लॉजिकल 1 की बजाय लॉजिकल 0 अपीयर होगा। तो टाइम T2 गुजरने के बाद जो इंटीग्रेटर की आउटपुट बनेगी वो ये बनेगी, और साथ में जो टाइम T1 गुजरने के बाद इंटीग्रेटर की आउटपुट जिस वोल्टेज तक पहुंच चुकी होगी वो V int होगी। तो लिहाजा V int से ये वोल्टेज आगे लेकर चला जाएगा और उस सूरत हाल में ये V int से ऑनवर्ड्स ये नेगेटिव वोल्टेज 0 की तरफ जाएगी और टाइम T2 गुजरने के बाद 0 हो जाएगी। तो यहां से इस इंटीग्रल को सॉल्व किया जाए तो नेगेटिव V रेफरेंस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से dt का इंटीग्रल T2 बन जाएगा और V int की वो वैल्यू जो कि अभी हमने ऊपर कैलकुलेट जो कि हमने डिराइव की वो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये बात कुछ यूं बनेगी। अब एक बात ध्यान में रहे कि V out टाइम T2 गुजरने के बाद 0 हो जाता है, तो लिहाजा इस इक्वेशन में V out 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो सूरत हाल कुछ यूं बनेगी और उसके बाद इसे रीअरेंज किया जाए तो RC दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा और T2 बराबर आ जाएगा V in बाय V रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाय T1। T1 चूंकि फिक्स टाइम है लिहाजा कांस्टेंट हुआ, इसी तरह से V रेफरेंस भी एक कांस्टेंट है, तो T1 बाय V रेफरेंस कांस्टेंट हुआ, जिसकी वजह से अब T2 V in के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो लिहाजा RC के ऊपर इस सिस्टम की डिपेंडेंस खत्म हो गई। अब अगर इस सिस्टम में काउंटर की आउटपुट बिट्स 8 हों, यानी कि कैपिटल N 0 से 255 के दरमियान हो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ काउंट्स जो कि काउंटर काउंट कर सकता है वो 256 हो, और वो एनालॉग इनपुट वोल्टेज जो कि हम डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो 2 वोल्ट्स हो और V रेफरेंस 5 वोल्ट्स हो, और उसके साथ साथ T1 जो कि फिक्स टाइम है वो 1 सेकंड हो, तो मैक्सिमम डिटेक्टेबल इनपुट वोल्टेज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अल्टरनेटिव फॉर्मूला से हासिल की जा सकती है। यानी कि ये वो मैक्सिमम डिटेक्टेबल इनपुट वोल्टेज है जिसे आप डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसके जवाब में काउंटर की आउटपुट बिट्स सारी की सारी 1 हो जाएंगी। कैपिटल N की जगह पर आप मैक्सिमम वैल्यू लगाएंगे इस सूरत हाल में जो कि 255 है, और इसी तरह से स्मॉल n की वैल्यू 8, तो ये मैक्सिमम डिटेक्टेबल वोल्टेज 4.98 वोल्ट्स मिला। इसी तरह से डेल्टा V का फॉर्मूला लगाया तो यहां पर 0.0195 वोल्ट्स हमें मिल गए। तो एक क्लॉक साइकिल का अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिमम टाइम यहां पर जो मौजूद है जिसके अंदर सारे के सारे क्लॉक साइकिल्स आ जाते हैं, उस टाइम को डिवाइड कर दिया जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल से।
जो कि काउंटर काउंट कर सकता है। यानी कि T1 के अंदर सारे के सारे क्लॉक साइकिल्स आ गए 256 क्लॉक साइकिल्स, और इसी तरह से जो मैक्सिमम काउंट है काउंटर की आउटपुट का 255, तो 1 डिवाइडेड बाय 255 0.0039 सेकेंड्स, ये एक क्लॉक साइकिल का टाइम पीरियड निकल आया। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो टाइम ऑफ डिस्चार्ज हमारे पास 0.4 सेकेंड्स बनता है। तो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स T2 टाइम तक कितनी होंगी, यानी कि ये वो टाइम होगा T2 जो कि डिस्चार्ज टाइम होगा, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा एक क्लॉक साइकिल के टाइम से। यानी कि अगर डिस्चार्ज टाइम को एक क्लॉक साइकिल के टाइम से यानी कि टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स आ जाएगा जो कि हमने T1 से T2 के टाइम में काउंट किया होगा। तो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स इन टाइम T2 कितना निकला 0.4 डिवाइड बाय 0.0039, यानी कि 0.4 वो टाइम जो कि अभी हमने T2 निकाला जो कि लगा T1 से T2 के दरमियान, उसको हमने डिवाइड कर दिया एक क्लॉक साइकिल के टाइम पीरियड से, यानी कि 0.0039। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स इस दौरान जो बने वो 102.4 आए। तो अगर 102.4 को 102 पे राउंड ऑफ कर दिया जाए तो इसकी बाइनरी 0110 0110 8 बिट्स में बनती है जो कि काउंटर की आउटपुट पे अपीयर होगी। तो डिजिटल कन्वर्जन 2 वोल्ट्स की अब 0110 0110 बनी। इसी को हम एडीसी का फॉर्मूला जो कि ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो लगा के भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां से बेसिकली कैपिटल N है जो कि करस्पॉन्ड करेगा इस डिजिटल कन्वर्जन को। तो इस फॉर्मूले में V in 2 वोल्ट्स, स्मॉल n 8 और V रेफरेंस 5 सब्स्टिट्यूट करें तो कैपिटल N की वैल्यू 102.4 बनती है जो कि एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। 102 की बाइनरी जो कि डिजिटल कन्वर्जन है अब 2 वोल्ट की, वो 0110 0110 बनी। इस लिहाज से देखा जाए तो टोटल जितना टाइम लगा हमें इस 2 वोल्ट्स को इस डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए वो टाइम है T1 प्लस T2, यानी T1 जो कि फिक्स्ड टाइम था जो हमने सेट कर लिया हुआ था जो कांस्टेंट था 1 सेकेंड, उसके अलावा जितना टाइम T1 से T2 के दरमियान लगा 0.4, तो ये 1.04 सेकेंड्स बना। अगर आप आरसी की वैल्यूज निकालना चाहें तो वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। गो के सारे का सारा सिस्टम आरसी की वैल्यूज के ऊपर अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन हम आरसी की वैल्यूज यहां पर कुछ यूं सेट करना चाहेंगे कि जो इंटीग्रेटर की आउटपुट वी इंट है वो मैक्सिमम डिटेक्टेबल वोल्टेज यानी हमारे इस केस में जो 4 पॉइंट समथिंग बनती है उसको एक्सीड ना कर जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी इंट का जो फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा उसमें हम T1 ओवर RC को 1 रखते हैं। तो T1 ओवर RC को अगर इस फॉर्मूला में 1 रख दिया जाए तो Vn और V int का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो अब T1 ओवर RC को अगर 1 के बराबर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो T1 RC के बराबर बनता है। T1 चूंकि 1 सेकेंड है तो RC 1 के बराबर बना। R अगर 100 किलो ओम्स लगा दिया जाए तो C उसके जवाब में
10 माइक्रोफैरड मिलता है। गो कि ये वैल्यूज टोटली डेवलपर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो ये कितनी रखना चाहता है। जस्ट आर और सी का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो उन जगहों पर हो सकती हैं जहां पर बहुत हाई एक्यूरेसी की जरूरत होगी, लेकिन साथ में हाई एक्विजिशन स्पीड्स की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि डिजिटल मल्टीमीटर्स होते हैं, वहां पर आप डाटा एक्विजिशन नहीं करते, एक सर्टेन वोल्टेज को मेजर करते हैं। उसके अलावा हाई स्पीड डाटा एक्विजिशन जैसा कि इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग में होती है, तो वहां पर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा बहुत सारे सेंसर एप्लीकेशंस हैं जहां पर बहुत ज्यादा हाई स्पीड डाटा एक्विजिशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फ्लो सेंसर है, वहां पर भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आपके जहन में कोई सवाल जवाब इस सारे सेशन से मुतालिक उठते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन सेशन के दौरान या नीचे कमेंट्स में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।